कांग्रेस को उजड़ा चमन और यूपीए को एनजीओ बताने के बाद दोनों पार्टियों में ठन गई है। गांधी वाड्रा के खिलाफ बिना नाम लिए जोरदार हमला करने के बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा, जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं वो यूपीए के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह न दे। सोनिया जी का नेतृत्व सक्षम है। कांग्रेस की ओर से ये बयान सामना में लेख के बाद आया। सामना में यूपीए को एनजीओ जैसा बताते हुए कहा गया कि किसान आंदोलन पर कांग्रेस और यूपीए मोदी सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। साथ ही शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने का इशारा किया गया। इस लेख के बाद कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम अशोक चौहान ने शिवसेना को हिदायत दी कि जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं उसे यूपीए के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह नहीं देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शरद पवार ने खुद स्पष्ट किया है कि वे यूपीए की कमान नहीं संभालेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नसीम खान ने भी शिवसेना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाराष्ट्र में शिवसेना को समर्थन दिया है। शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए यूपीए के बारे में शिवसेना को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है और शिवसेना को ये ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमारी पार्टी हमेशा मौजूदा कृषि कानूनों के खिलाफ रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है। असल में सामना ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि वे काम तो पर्याप्त कर रहे हैं लेकिन उनके नेतृत्व में अभी कुछ कमी है। कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। साथ ही यूपीए में गड़बड़ है और विपक्ष को एकजुट करने के लिए नेतृत्व की जरूरत है। यूपीए में केवल शरद पवार ही नजर आते हैं। उनके अनुभव का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लेते हैं। शिवसेना ने एनसीपी चीफ शरद पवार की खुलकर तारीफ करते हुए इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया कि किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के सत्ताधीश बेफिक्र हैं। सरकार की इस बेफिक्री का कारण देश का बिखरा हुआ और कमजोर विरोधी दल है। सामना में बिना नाम लिए अन्य विपक्षी पार्टियों पर भी हमला किया गया। संपादकीय में लिखा कि लोकतंत्र का जो अधोपतन शुरू हुआ है उसके लिए बीजेपी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि विरोधी दल सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। वर्तमान स्थिति में सरकार को दोष देने की बजाय विरोधियों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। विरोधी दल के लिए एक सर्वमान्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है और इस मामले में देश का विरोधी दल पूरी तरह से दिवालियापन के हाशिए पर खड़ा है। गुरुवार को कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में एक मोर्चा निकाला। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला निवेदन पत्र लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहीं विजय चौक पर प्रियंका गांधी आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 5 वर्षों में कई आंदोलन हुए लेकिन सरकार ने उनको लेकर कोई गंभीरता दिखाई हो, ऐसा हुआ नहीं। ये विरोधी दल की दुर्दशा ही है। सरकार के मन में विरोधी दल का अस्तित्व ही नहीं है। किसानों और कामगारों से चर्चा न करते हुए उन पर लादे गए कानून मोदी सरकार को हटाने ही होंगे, ऐसा राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर कहा। भाजपा की ओर से इस बात की खिल्ली उड़ाई गई। सामना में लिखा गया कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक यूपीए नामक राजनीतिक संगठन है और उस यूपीए की हालत एकाध एनजीओ की तरह होती दिख रही है। यूपीए के सहयोगी दलों की ओर से भी किसानों के असंतोष को गंभीरता से लिया हुआ नहीं दिखता। यूपीए में कुछ दल होने चाहिए लेकिन वे कौन और क्या करते हैं इसको लेकर भ्रम की स्थिति है। शारदा चिटफंड घोटाले की आंच अब ममता बनर्जी तक पहुंच गई है। सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की और ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई ने कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर जांच में लगातार जानबूझकर असहयोग करने का आरोप लगाया। 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में सीबीआई ने इसके साथ ही कहा कि घोटाला मामले के आरोपियों में से एक पूर्व राज्यसभा सांसद कुणाल घोष की जांच में ईडी ने खुलासा किया कि सीएम ममता और शारदा ग्रुप के प्रमोटर सुदीप्तो सेन के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। इसमें फोन रिकॉर्ड से भी पता चलता है कि घोष और सेन लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पोंजी योजना के मामलों की जांच का काम सौंपा है, जो उसकी जांच कर रही है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो विधानगर में तैनात थे तब उन्होंने शारदा केस की निगरानी की थी। सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लेकर भी पूछताछ करने की मांग की है। 2019 के फरवरी महीने में सीबीआई को कुमार से पूछताछ रोकने के लिए सीएम ममता तक व्यक्तिगत रूप से धरने पर बैठ गई थी और हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामा किया था।
इस घटना का जिक्र करते हुए सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि तथ्य स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल में कानून और संवैधानिक मशीनरी के शासन के पूर्ण टूटने की ओर इशारा करते हैं। ममता सरकार पर सीबीआई के इन आरोपों के बाद राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर से गर्मा सकती है, क्योंकि बंगाल में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। सीबीआई की याचिका में शारदा समूह के एक कर्मचारी शफीकुर रहमान से ईडी की पूछताछ की बात भी की गई है, जिसमें यह कहा गया था कि सांसद कुणाल घोष निर्देश देते थे। इसके अलावा शारदा के प्रोमोटर सुदीप्तो सेन ने विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों को पैसा देने के लिए कहा। जब सीएम ममता ने एलएलए सीट के लिए चुनाव लड़ा, सेन को कोलकाता स्थित भवानीपुर में सभी पूजा पंडालों को प्रायोजित करने के लिए मजबूर किया गया था। मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीबीआई को एक राजनीतिक एजेंसी करार दिया था। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले सीबीआई को इस आरोप की वजह से जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि राज्य सरकार जांच में मदद नहीं कर रही। अब 6 साल बाद भी जांच एजेंसी वही बात दोहरा रही है। सीबीआई एक राजनीतिक एजेंसी के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई सही दिशा में काम कर रही है तो वो मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं करती। बता दें कि तृणमूल के पूर्व नेता और शारदा घोटाले में सह अभियुक्त रॉय और अधिकारी अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। शारदा समूह की कंपनीज ने लाखों लोगों से उनके निवेश पर अधिक वापसी का वादा करते हुए कथित तौर पर 2500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। हाउ यांकी का चीन का मोहरा नेपाल में बुरी तरह से पिट गया। कभी केपी शर्मा ओली से लेकर पुष्प कमल दहल प्रचंड को अपने इशारों पर नचाने वाली हाउ यांकी की अब नेपाल की सियासत में कोई हैसियत नहीं बची। इस बात को लेकर पेइचिंग परेशान है, क्योंकि खतरा नेपाल के हाथ से निकल जाने का है। इसलिए चीन ने अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गोउ येझोउ को काठमांडू भेजने की योजना बनाई है। गोउ को बीजिंग में सियासी पहलवान के तौर पर देखा जाता है। असल में नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के टूटने का खतरा काफी बढ़ गया है। प्रचंड गुट के केपी शर्मा ओली के बीच पार्टी बंट चुकी है। इससे पहले इसी साल मई में जब इसी तरह की स्थिति पैदा हुई थी तो नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांकी ने मामले को संभाल लिया था। जुलाई में दोबारा विवाद होने के बाद भी चीनी राजदूत के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने की सिफारिश के बाद पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का कहना है कि गोउ येझोउ जल्द ही काठमांडू पहुंचेंगे। साथ ही 4 सदस्यों का एक चीनी प्रतिनिधिमंडल होगा। वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ नेपाल की राजधानी में 4 दिनों तक प्रवास करेंगे और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नेपाल के विदेश मामलों के उप प्रमुख विष्णु रियाज ने बताया कि चीन पार्टी नेताओं के साथ संपर्क में है। हालांकि उन्होंने पूरे मामले के बारे में ज्यादा बताने से इनकार कर दिया। चीन ने ही केपी शर्मा ओली और प्रचंड की पार्टियों के विलय की भूमिका तैयार की थी। ऐसे में वो इसे टूटने नहीं देना चाहता। शेर बहादुर देउबा और सुशील कोइराला के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान विदेश संबंधों के सलाहकार रहे दिनेश भट्टराई का कहना है कि चीन की सीधी प्रतियोगिता नेपाल में भारत से है और अपने हितों को बचाए रखने के लिए उसने भारी निवेश किया। उन्होंने कहा कि काठमांडू में अचानक परिवर्तन होने के कारण चीन चिंतित है। सीमा विवाद पर भारत के खिलाफ बयान दे रहे ओली के तेवर अक्टूबर में नरम पड़े थे, जब भारत के कुछ राजनयिकों ने उससे मुलाकात की थी। रॉ प्रमुख सुमंत गोयल, भारतीय सेना प्रमुख नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात के बाद ओली के तेवर ढीले पड़े थे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी इस क्षेत्र में आकर चीनी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। इसके बाद चिंतित चीन ने अपने रक्षा मंत्री वेई फेंघे को नेपाल भेजा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक टीम ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ने बताया कि भारतीय अधिकारियों के दौरे के बाद चिंतित चीन को तब और धक्का लगा जब ओली ने संसद को ही भंग करने की सिफारिश कर दी। इसके बाद हाउ यांकी ने 3 बड़े नेताओं के साथ बैठक कर ये पूछा कि क्या इन परिवर्तनों से चीनी निवेश पर कोई फर्क पड़ेगा। पोखरा में चीन एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहा है। साथ ही काठमांडू में रिंग रोड का विस्तारीकरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण चीनी निवेशकों को धक्का लगा है। सुरक्षा कारणों से भी चीन पार्टी में टूट के खिलाफ है। नेपाल की राजनीति में चीन इस तरह से कभी सक्रिय नहीं रहा। अब चीन इसलिए नाखुश है कि हाल ही में शीतल निवास में हाउ यांकी ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात कर ताजा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति भंडारी को भेज दी थी, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट के विलय के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था।
पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा और प्रशांत किशोर को चुनावी ठेका देने के बावजूद ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीत पाना दूर की कौड़ी पाने के समान होता जा रहा है। वजह है राज्य में ममता बनर्जी के खिलाफ बना माहौल। लेकिन हर हाल में चुनाव जीतने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी अब पेड न्यूज का खेल करने में लगी हैं। लेकिन टीएमसी में हो रही बगावत, जमीनी बदलाव और लोकसभा चुनावों और राज्य की वर्तमान राजनीति में आए बदलावों को देखें तो साफ है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और ममता बनर्जी समेत मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर जैसों के लिए चुनाव में स्थिति आर पार की बनी हुई है। प्रशांत किशोर का नाम साल 2014 के चुनावों के बाद मुख्य धारा में आया था, जब उन्होंने पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार का काम किया था। मोदी लहर में प्रशांत किशोर ने खुद को एक पहचान दिलवा दी और मीडिया के जरिए अपने लिए एक माहौल बनवा लिया। वो चुनाव में बनते बिगड़ते समीकरणों को पहचान लेते हैं। हालांकि बाद में उन्हें तमाम असफलताओं का सामना करना पड़ा। वह न राहुल गांधी को जनता के बीच जगह दिला पाए, न प्रियंका वाड्रा को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी के लिए खाट पर चर्चा प्रशांत किशोर ने करवाई, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस की ही खटिया खड़ी हो गई और कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। सारी चीजें देख लोगों को ये समझ में आने लगा कि प्रशांत किशोर का जलवा तभी तक चलता है जब उन्हें किसी ऐसे शख्स को मैनेज करना हो जो पहले से ही जनता के बीच प्रसिद्ध हो। अगर उन्हें कोई बुरा प्रोजेक्ट सौंप दिया जाए तो उसे जनता के बीच बेच पाने में वे असफल रहते हैं। माना यह जा रहा है कि बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी सबसे बुरा प्रोडक्ट हैं, जिसके बिकने की उम्मीद लगभग न के बराबर है। अपने करियर पर खतरा मंडराता देख प्रशांत किशोर ने मीडिया के अपने दोस्तों का सहारा लिया और उनसे लेख लिखवाए। एक लेख हिंदुस्तान टाइम्स में बरखा दत्त ने लिखा और दूसरा इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ। ईटी में प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि कैसे भाजपा बंगाल में अपनी पिच बढ़ा रही है और टीएमसी 9 बड़े जिलों में अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। दूसरा बरखा दत्त द्वारा लिखा गया लेख था, जिसमें यह लिखा गया कि बंगाल में टीएमसी भाजपा से लड़ाई लड़ रही है। दोनों लेखों में इतनी समानताएं हैं कि कोई भी इन्हें पढ़कर पेड न्यूज कह सकता है और ये समझ सकता है कि दोनों का न सिर्फ एक ही स्रोत है, बल्कि दोनों का इरादा भी एक ही जैसा है। इन दोनों आर्टिकल्स में समान बिंदु दिए गए हैं, जो साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में अपनी पकड़ अभी भी नहीं छोड़ रही हैं। प्रशांत किशोर खेल में शीर्ष पर बने हुए हैं। अब एक पत्रकार द्वारा इस तरह के दावे क्या साबित करते हैं और किन आधार पर ये दावे किए जाते हैं? क्या इस बात के कोई सबूत दिए गए हैं कि ममता बनर्जी ने नरमी बरती इसलिए भाजपा बंगाल में अपनी जगह बना पाई, न कि वास्तविकता में इसलिए क्योंकि वहां की जनता बदलाव चाहती है? बरखा दत्त ऐसे दावों को करने के लिए कोई तथ्य पेश नहीं करती, क्योंकि उनकी सारी जानकारी का एकमात्र स्रोत है सिर्फ प्रशांत किशोर। तो ऐसे में तो सिर्फ 2 बातें साफ होती हैं। पहली ये कि बरखा दत्त बंगाल विधानसभा से पहले प्रशांत किशोर की इमेज बिल्डिंग का काम समानांतर कर रही हैं और ये बताना चाहती हैं कि ममता बनर्जी ने जो गलती की थी वो अब नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर उन्हें बचाने आ गए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों को यदि याद किया जाए तो बरखा दत्त की इस थ्योरी पर अपने आप सवाल खड़ा हो जाता है। भाजपा ने नारा दिया था, चुपे चाप कमल छाप, जिसके कारण बीजेपी ने बंगाल में लगभग वादे के मुताबिक 18 सीटों पर विजय पाई। इन लेखों में मुस्लिम जनसंख्या, वोट शेयर प्रतिशत पर भी बहस हुई। दिलचस्प ये रहा कि दोनों ने एक जैसे बिंदु पर इसे समझाने का प्रयास किया। बरखा दत्त ने अपने लेख में पीके की तारीफ की, बंगाल में 30% मुस्लिम जनसंख्या का जिक्र करके 70 को सिर्फ भाजपा के लिए बताया और टीएमसी के लिए कहा कि वो 100 के अनुपात के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों को याद दिलाते हुए कहा गया कि अल्पसंख्यक आबादी होने के बाद भी वहां वे जीत गए, लेकिन यही जनमत उन्हें बंगाल में नहीं मिलने वाला। इकोनॉमिक टाइम्स में भी बरखा दत्त की तरह ऐसे तर्क दिए गए। इसमें बताया गया कि भाजपा को चुनाव जीतने हैं तो अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। 24 परगना और मुर्शिदाबाद में कुल 80 विधानसभा की सीटें हैं जो टीएमसी की जीत का मुआवजा भरने में उनकी मदद कर सकती हैं। इसके बाद इस आर्टिकल में भी मुस्लिम वोटर्स का हवाला दिया गया और कहा गया कि यहाँ बिहार उत्तर प्रदेश से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और टीएमसी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ दगाबाजी कर उद्धव ठाकरे ने 3 पार्टियों की जुगाड़ वाली सरकार क्या बनाई, खुद को देश के सबसे बड़े नेता मानने लगे। उद्धव तो उद्धव, शिवसेना का मामूली राज्यसभा सांसद संजय राउत पूरी दुनिया के सबसे बड़े सियासी पंडित बनकर बैठ गए और जो भी फितूर मन में आया लिख मारा, अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। अब संजय राउत ने फरमाया कि भारत भी रूस की तरह कई टुकड़ों में बंट जाएगा।
संजय राउत के इस मूर्खतापूर्ण बयान के बाद बीजेपी ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों को घेरा और कहा कि वे देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। संजय राउत ने सामना में अपने कॉलम में लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में दिलचस्पी ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में भारत रूस की तरह टूट जाएगा। भाजपा ने राउत के इस लेख पर कड़ी आपत्ति जताई और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को घेरा। भाजपा ने कहा कि शिवसेना ने देश के शहीदों का अपमान किया है। राउत ने लेख में लिखा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास चुनाव जीतने के लिए सरकारें गिराने बनाने के लिए पैसा है। यदि हमारे प्रधानमंत्री को इस स्थिति में रात में अच्छी नींद आ रही है तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। राउत ने कहा कि यदि हमारे प्रधानमंत्री राज्य सरकारों को अस्थिर करने में विशेष रुचि ले रहे हैं तो क्या होगा। राजनीतिक अहंकार के लिए मुंबई की मेट्रो को अवरुद्ध कर दिया गया। अगर केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जैसे रूस के राज्य टूटे वैसे हमारे देश में होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मतलब ये कि अपनी तरफ से संजय राउत ने देश के टुकड़े टुकड़े होने की भविष्यवाणी कर दी। चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर शिवसेना सांसद ने कहा कि चीनी सैनिक 2020 में हिंदुस्तानी सीमा में घुसे, उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। चीनी सैनिकों को हम पीछे नहीं धकेल सकते थे, लेकिन संकट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रवाद की एक नई छड़ी का इस्तेमाल किया गया। चीनी वस्तुओं और चीनी निवेश के बहिष्कार का प्रचार किया गया। चीनी निवेश पर अंकुश लगाने की बजाय चीन की सेना को पीछे धकेला गया होता तो राष्ट्रवाद तीव्रता से चमकता दिखाई देता। राउत के लेख पर कड़ा एतराज जताते हुए भाजपा ने शिवसेना को सोनिया सेना बताते हुए कहा कि शिवसेना के नेता शहीदों का अपमान कर रहे हैं। शिवसेना नेता देश को तोड़ने की बात न करें, कान खोलकर सुन लें, ये देश एक है और एक ही रहेगा। हम मां भारती को और देश को तोड़ने की बात कतई नहीं सह सकते। शिवसेना के इस बयान पर कांग्रेस और एनसीपी चुप क्यों हैं? संजय राउत ने अपने कॉलम में कहा कि बीते साल ने महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और निराशा का बोझ आने वाले साल पर डाल दिया। प्रधानमंत्री देश का होता है, देश एक महासंघ के रूप में खड़ा है। यहाँ तक कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वे राज्य भी राष्ट्रहित की बातें करते हैं। ये भावना मारी जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस को तोड़ दिया और सरकार बना ली। बिहार में युवा तेजस्वी यादव ने चुनौती पेश की। कश्मीर घाटी में अस्थिरता बरकरार है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की है। पंजाब के किसानों पर जोर जबरदस्ती का प्रयोग हुआ। केंद्र सरकार कंगना रनौत और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए जमीन पर उतर गई। केंद्र सरकार की क्षमता और विश्वसनीयता पर सवालिया निशान पैदा करने वाले वर्ष 2020 की तरफ देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में अपना कर्तव्य भूल गया। भारतीय सामाजिक जीवन की त्रासदी ये है कि देश का भविष्य उज्जवल करने या उसे डुबोना 2-4 लोगों के हाथ में है। ये त्रासदी वर्तमान में चल रही है। कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद सभी स्तर पर भ्रष्टाचार का वायरस कायम है। अंबानी और अडानी की संपत्ति बीतते वर्ष में भी बढ़ती गई, लेकिन जनता बड़ी संख्या में नौकरियां खो रही है। तो नए साल का आगमन कर्मचारियों को क्या देगा? रात्रि कर्फ्यू के चलते पार्टियां होटल्स और नाइट क्लब्स में नहीं होंगी, बस इतना ही। उद्धव ठाकरे शरद पवार की कृपा से सीएम बन बैठे। उसके बाद से ही उद्धव का पवार प्रेम उमड़ने लगा। ये प्रेम इतना उमड़ा कि शिवसेना पवार के नाम का झंडा लेकर घूमने लगी। बात यूपीए के चेयरपर्सन की आई तो बिन बुलाए मेहमान की तरह संजय राउत ने शरद पवार के नाम की पैरवी की। बयानबाजी से बात नहीं बनी तो सामना में संपादकीय लिख मारा और इसी चक्कर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नाराज कर दिया, ये जानते हुए कि कांग्रेस की एक लंगड़ी से उद्धव की कुर्सी नीचे गिर जाएगी। लेकिन सामने शरद पवार थे, जिन्हें खुश करना उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना का परम कर्तव्य है। संजय राउत ने सामना के संपादकीय में शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने की बात की, लेकिन इस बात से शरद पवार खुश नहीं हुए। शरद पवार ने उल्टा बांस बरेली वाले अंदाज में कहा, यूपीए अध्यक्ष पद में मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मेरे नाम से अनावश्यक तौर पर विवाद न छेड़ा जाए। शरद पवार की ये बात एक तरह से शिवसेना के लिए चेतावनी है कि बार बार उनके नाम का इस्तेमाल अपने सियासी खेल के लिए न करें। असल में जनवरी में सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने वाली हैं और ऐसे में कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। शिवसेना के बयान के बाद जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज हुई है, उसे देखते हुए खुद शरद पवार इससे किनारा करने लगे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना के बयान से किनारा करते हुए कहा कि उनका नाम लेकर विवाद नहीं छेड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने जो भी कुछ कहा है वो उनका मत है, मेरा नहीं। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने पद पर बने रहने की अनिच्छा जाहिर की। सोनिया का मानना है कि इस पद के लिए उपयुक्त नेता जल्द ही मिल जाएगा।
अब माना जा रहा है कि शरद पवार यूपीए अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन एक तरह से उनका बना काम बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। पवार की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि शरद पवार कब किस बात पर पलटी मार जाए ये कहना मुश्किल है। गौरतलब है कि इसी मुद्दे पर शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में भी पवार के यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत की गई। यूपीए की तुलना एनजीओ से करते हुए सामना के संपादकीय में कहा गया कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक यूपीए नामक राजनीतिक संगठन है। उस यूपीए की हालत एक आध एनजीओ की तरह होती दिख रही है। यूपीए के सहयोगी दलों द्वारा भी देशांतर्गत किसानों के असंतोष को गंभीरता से लिया हुआ नहीं दिखता। यूपीए में कुछ दल होने चाहिए, लेकिन वे कौन और क्या करते हैं इसको लेकर भ्रम की स्थिति है। इसके बाद सामना में चंद्रशेखर राव से लेकर मायावती तक और नवीन पटनायक से लेकर जगन मोहन रेड्डी तक सबके नाम गिनाए गए और कहा गया कि आखिर में ये सब यूपीए में ही क्यों नहीं है। सियासत का बच्चा भी इन सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन शिवसेना को लगता है कि यूपीए का चेयरमैन बनते ही महाराष्ट्र के एक कोने की सियासत करने वाले शरद पवार कोई चमत्कार कर देंगे, और अगर ऐसा शिवसेना सोचती है तो उसे उसकी नासमझी ही माना जाएगा।